नेक्स्ट आप देखो एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो कि रिलेटेड है मनी सप्लाई के साथ, ठीक है। तो इस केस स्टडी को डिस्कस करने से पहले मनी सप्लाई होती क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा, जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा है बैंकों के पास, लोगों के पास, ठीक है, वो हमारा मनी सप्लाई जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक एक्स कंट्री, ठीक है। तो 2018 के अंदर लगभग यहाँ पर 4 बिलियन, ठीक है, 4 बिलियन रुपीज जो है इस कंट्री के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मनी सप्लाई जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस केस स्टडी का फर्स्ट, डैश रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम. It includes various forms of money such as cash, coins, deposit in banks that can be readily used for transaction. ठीक है। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होते हैं यानी कि सर्कुलेट हो रही होती है उसे हम क्या करते हैं, और इसके अंदर हम वेरियस फॉर्म ऑफ मनी जैसे कि कैश, कॉइन, डिपॉजिट इन सभी को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए से हम मनी डिमांड कहते हैं, या फिर मनी सप्लाई कहते हैं, या फिर मनी रोटेशन कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनी सप्लाई इज अ करेक्ट आंसर। हमारा जो मनी सप्लाई होगा वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रेफर्स टू द डिफरेंट वेज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकर क्वांटिफाई द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं, तो देखो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, उन्हें इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करना होता है और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। तो वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, और उसी को हम मेजर ऑफ सप्लाई जो है वो कहते हैं। बेसिकली हमारे चार यहाँ पर मेजर ऑफ सप्लाई जो है वो होते हैं, वो होते हैं M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो इन चार मेजर से हम टोटल मनी सप्लाई को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हालांकि कहीं कहीं पे आपको M0 भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर आपकी बुक के अंदर जो है यहाँ पर टोटल चार यहाँ पर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई गिवन है, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो है वो होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नैरो मनी, ठीक है, यहाँ पर हमारा नैरो मनी है। Narrow money M1 refers to the measure of money supply that includes the most liquid form of money in the economy. Which of the following component is included in narrow money? ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई है वो है M1, जिसको हम नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी के अंदर मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट होता है नैरो मनी का, पहला देखो क्या है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, या फिर टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि जब हमें इकोनॉमी के अंदर नैरो मनी को कैलकुलेट करनी होती है तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड करने होते हैं, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सॉरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो जब हमें नैरो मनी कैलकुलेट करनी होती है तो उसके अंदर करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट ये हमें इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी करेंसी विद पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बैंकिंग सिस्टम के पास ऐसे डिपॉजिट जो कि कस्टमर की डिमांड पे जो है वो रिपेबल होते हैं, जैसे करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट यहाँ पर करवाए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो आपकी कैलकुलेट होती है नैरो मनी। जैसे एग्जाम्पल के अगर आपकी करेंसी विद पब्लिक है वो है यहाँ पर 40 बिलियन, और अगर डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम है वो है 30 बिलियन, ठीक है, और यहाँ पर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई वो भी है 30 बिलियन, तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पर 100 बिलियन। तो ये हमारा क्या होगा, नैरो मनी होगा। ये क्या होगा हमारा नैरो मनी होगा, यानी कि M1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, M2 is a measure of money supply that includes broader range of asset
कंपेयर टू नैरो मनी M1। व्हाट डज M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड? ठीक है, तो देखो अगर हम M2 की बात करें, अगर हम M2 की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। और ये M2 जो है M1 के मुकाबले काफी और ब्रॉडर एसेट्स को जो है वो इंक्लूड करता है। ठीक है, बेसिकली हम M1 में जो चीजें आते हैं उसमें कुछ और हम ऐड करके जो है वो MT को कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर मतलब जो हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई M2 है उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है? पहला क्या है M1 सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, या फिर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, या फिर M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, या फिर M1 प्लस करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, तो अगर हमें M2 कैलकुलेट करना होता है तो हमें M1 के अंदर क्या चीज यहाँ पर ऐड जो है वो करनी होती है? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो M1 के अंदर जो चीजें आती हैं वो तो इंक्लूड करनी है, साथ के साथ ना हम एक और एलिमेंट सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसको भी जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी सेविंग डिपॉजिट है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर M2 जो है वो बन जाता है। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो M2 के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, और लास्ट में हमारा सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which measure of money supply includes all of M1 plus time deposit with the banking system and also known as broad money? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई है जिसके अंदर M1 के अंदर जब हम डिमांड टाइम डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई बन जाता है, और उसे हम ब्रॉड मनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो M3 रहेगा। ठीक है, देखो M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आपका जो भी M1 है, आपका जो भी M1 है इसके अंदर आपको टाइम डिपॉजिट जो भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर है जैसे एफडी और आरडी, वो आपको यहाँ पर इंक्लूड जो है वो कर लेना। यानी कि M3 के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, और अदर डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैंक के जितने भी डिपॉजिट है वो M3 के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which measure of money supply provide the broadest view of money in the economy including all of M3 plus all deposit with the post office saving bank? ठीक है, तो देखो जो हमारा M4 होता है, ठीक है, जो हमारा M4 होता है वो बेसिकली ब्रॉडेस्ट व्यू हमें प्रोवाइड करता है मनी का। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना मनी यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है उसका ब्रॉडेस्ट व्यू आपको कौन देगा? M4 जो है वो देगा, जिसके अंदर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इंक्लूड होता है। यानी कि जब आप M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी सेविंग डिपॉजिट है उसको ऐड कर देते हो तो वो हमारा निकल कर आ जाता है M4। क्या निकल कर आ जाता है यहाँ पर? M4। और M4 में लगभग सभी चीजें जो है वो आ जाती है। M4 में करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और हमारे ऑल सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें जो है वो M4 के अंदर जो है वो आ जाती है। तो ये जो केस स्टडी थी वो रिलेटेड थी हमारी मनी सप्लाई से रिलेटेड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओवरव्यू लें तो देखो मनी सप्लाई क्या होता है? तो एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना भी पैसा मनी सर्कुलेट हो रहा होता है लोगों के पास, बैंकों के पास, वो हमारा मनी सप्लाई जो है वो कहलाता है। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसके जरिए हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो टोटल हमारे 4 मेजर ऑफ सप्लाई है, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, M1 के अंदर हमारे जब हमें M1 कैलकुलेट करना होता है तो हमें करेंसी विद पब्लिक, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट है और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम M1 कहते हैं। उसके बाद अगर हम M1 के अंदर ऐसे सेविंग डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर उसको ऐड कर देते तो हमारा M2 बन जाता है। उसके बाद अगर हम M1 के अंदर जो बैंकों का टाइम डिपॉजिट है उसे भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा M3 बन जाता है, जिसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। और फाइनली अगर हम M3 के अंदर
जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट है उसे भी ऐड कर देते तो हमारा M4 जो है वो बन जाता है। जो M4 है वो हमें ब्रॉडेस्ट व्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि टोटल मनी सप्लाई कितने इकोनॉमी के अंदर वो आपको जो है वो बताए। तो आई होप आपको ये जो केस स्टडी है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी।